नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बज़्म सुख़न ने आज एक कोशिश ये की, हम काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे। पिछले साल असल में हमने बड़ी महफ़िलें सजाई और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब को जाता है कि इन्होंने हम जैसे लोगों की शायरी सुनने के लिए महफ़िलें हम जमा करते रहे और मुझे सईद को, अकील नानी साहब को, ये मुख्तलिफ़ लोगों से मिलवाते रहे और हमने बेतहाशा इस लॉकडाउन के दरमियान महफ़िलों का इनेकाद करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी रहे। फैज़ान आरिफ साहब से जब मेरी बात हुई और हमने ये सोचा कि महफ़िलें तो होती रहती हैं लेकिन कुछ सीखने की महफ़िल भी होनी चाहिए। कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हम सब अपने अपने तौर पे समझते हैं कि हम शायद बहुत काम कर रहे हैं, बड़े शायर बन गए हैं, बहुत अच्छी अच्छी ज़मीनें निकाल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी अपना एहतसाब होना भी ज़रूरी है। कुछ सीखना, कुछ समझना, कोई गुफ्तगू करेंगे, कोई बातचीत होगी तो बहुत से पहलू खुलेंगे। ख़ास करके आजकल गज़ल जिन मराहिल से गुज़र रही है, नज़्म पे जो कुछ काम हो रहा है, जदीद जो गज़लियात पर इम्कानात और बेहतर हो रहे हैं, उन सब पर भी बात हो सकती है। दूसरा ये कि जो अदबी महफ़िल हो रही हैं, अदबी तकरीबात हो रही हैं, ये किस कदर असर डालती हैं या नहीं डालती हैं, या होने से क्या होता है। कुछ लोग हैं जो महफ़िलों में जाते ही नहीं है सिरे से, लेकिन फिर भी शायरी तो उनका बड़ा ज़बरदस्त उनका एक काम चल रहा है और चमक रही है। तो ये सब गुफ्तगू जब मेरी हो रही थी तो मैंने फैज़ान भाई से भी तस्करा किया। मुफ्ती साहब हमेशा ये कहते हैं, अकील नानी साहब भी हमेशा कहते हैं कि नहीं महफ़िलें करें, इस तरह करें। इत्तेफाक की बात हुई कि इस वक्त यहाँ सभी लोग जा रहे थे। इत्तेफाक के बाद मुफ्ती साहब भी शायद आज 12 तारीख का मेरे इल्म में था कि शायद जा रहे हैं, तो हमने कहा अच्छा इनको भी जाना है अगले हफ्ते, मेरी मसरूफियात थी, तो मैंने कहा अब कुछ ना कुछ कर लिया जाए। हमने सोचा है कि हर महीने एक इस किस्म की महफ़िल हम ज़रूर करेंगे जहाँ तमाम दोस्त बैठें, कोई बात हो, कोई गुफ्तगू हो, कोई ना कोई चीज़ सीखी जाए और समझी जाए। तो आज की महफ़िल के लिए हमने अपने बहुत ही मोहतरम फैज़ान आरिफ साहब से दरख्वास्त की कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज की इस महफ़िल के मेहमान ख़ुसूसी भी यही होंगे और इस महफ़िल की सदारत मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब करेंगे। और ये ज़ाहिर है हमें हमारी इन पर रहनुमाई होती है हमेशा, ये हमसे ज़रूर अपनी बात भी कहेंगे जो कुछ इस हवाले से इनको कहना होगा। लेकिन हमने कोशिश की कि आज हम हल्के फुल्के सवालात का एक सेशन करते हैं। हम कोशिश करते हैं, पहले तो मैं कुछ 2-3-4 सवालात हैं मेरे इकट्ठा, वो सवालात करके मैं इनसे चाहूँगा कि ये इस पर अपने कमेंट्स करें। उस पर हम चाहेंगे कि आप सब भी अपना जो सवाल इनसे रेज़ करना चाहें या उस पर तबसरा, मुख्तसर तबसरा करना चाहें तो ज़रूर करें। इख्तलाफ भी हो सकता है, इत्तेफाक भी हो सकता है, तायीद भी हो सकती है, लेकिन सीखने को तो मिलेगा ना। अगर हम कम से कम कोई बातचीत करेंगे तो हमें सीखने को मिलेगा। तो मेरी कोशिश यही थी कि आज इस महफ़िल में हम सब जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग सब अहले इल्म हैं, सब अदब से इल्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, शेर व शायरी की समझ वाले लोग हैं, सबको ज़ौक़ है, शौक़ है, तो क्यों ना कुछ ऐसे सवालात पूछे जाएँ, क्यों ना कुछ ऐसी बातें निकाली जाएँ कि जिससे हम कुछ सीखने को मिले। ये सेशन बहुत लंबा नहीं होगा, आधे घंटे का सेशन होगा, 35-40 मिनट का, ताकि उसके बाद हम फिर खाना वगैरह करेंगे और फिर बाकी अगर इसके बाद थोड़ी सी महफ़िल सजाएंगे ताकि शेर व शायरी भी हो जाए। तो मुझसे अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ सवालात का सिलसिला शुरू करूँ। फैज़ान भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं। गुफ्तगू इनका असल में एक जो बहुत बड़ा ज़बरदस्त बैकग्राउंड है, आप सब जानते हैं कि सहाफ़त से इनकी वाबस्तगी है, शायरी इनके खून में शामिल है, शुरू दिन से शेर व शायरी अदब इनका ताल्लुक़ है। भावलपुर से ताल्लुक़ है इनका, जो वैसे भी शोरा की और अदीबों की ज़मीन जगह है, जहाँ बहुत हमारे मन्नान साहब भी वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे डॉक्टर सफदर सईद साहब आ नहीं सके, अभी उनका बेचारों का बड़ा फ़ोन आया कि यार वो अटक गए, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया असल में, तो वो इसलिए वो ट्रैवल ही नहीं कर सकते। तो मैंने कहा भाई मजबूरी है, क्या करें, वरना वो भी वहीं से, उनका भी ताल्लुक़ वहीं से भी है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ रही। बहुत अरसे से जंग से वाबस्ता है, वीनस टीवी से वाबस्ता रहे, अभी भी अखबार जहाँ में इनके कॉलम्स छपते रहते हैं। और मैं तो इनको अपना इस तरह भी एक मेंटोर मानता हूँ क्योंकि ये पहले आदमी थे जिन्होंने बरतानिया में कोई अदबी प्रोग्राम शुरू किया। यानी कि अदबी प्रोग्राम अगर किसी ने शुरू किया है बरतानिया टीवी पे तो वो फैज़ान आरिफ साहब ने शुरू किया। तो फैज़ान भाई, हम सब शेर और शायरी करने वाले लोग हैं, बड़ा शौक़ है हमें शेर कहने का। हम ये समझना चाहते हैं कि शेर कहना जो है वही क्या एक ज़रिया बनता है किसी को अपने ख़याल को मंज़र आम पे लाने के लिए, या अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए, या अपने दिल की बात कहने के लिए, या हम समझते हैं कि हर आदमी का काम शेर कहना नहीं है, शायरी करना नहीं है, वो किसी और सिन्फ की तरफ निकल जाए। ये तो बड़ी मारूफ बात है कि
जो शायरी का वस्फ़ है ये तो कुदरत की तरफ से वदियत होता है। इंसान शायर होता है या नहीं होता, ऐसा नहीं है कि एक आदमी में शायरी का जौहर नहीं है और वो कोशिश करके जुस्तजू करके और मेहनत करके शायर बन जाए। तो अक्सर लोग जब उनको ये इदराक होता है कि वो शेर कह सकते हैं तो बस वो शेर कहना शुरू कर देते हैं। हालांकि शेर कहने के लिए शेर पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। हम बेशुमार लोग हैं बड़ी अच्छी अच्छी शायरी कर रहे होते हैं और उनकी शायरी पे वाह वाह भी हो रही होती है। कभी उनसे शायरी पे गुफ्तगू कर लें तो बिल्कुल बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे कहें ना ग़ुलाम मोहम्मद कासिर, ये कौन है भाई, या उनसे बाद औक़ात तो उनसे पूछें कि जॉन एलिया, कहते हैं हाँ वो कराची में रहते हैं, वो दुबले पतले से जो हैं। अच्छा, शेर जो है, शेर कहना तो एक यानी खुदाई वस्फ़ है जो अल्लाह की तरफ से आपको वदीयत हो। उसके बाद फिर ये है कि अच्छी शायरी, जैसे आपको अल्लाह ने अच्छी आवाज़ दी है, उस आवाज़ को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से जब आपको इदराक हो जाए कि आप शेर कह सकते हैं, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जिस आदमी को इदराक हो ना 45-50 साल की उम्र में कोई शायर है, तो उसको ज़रा अपनी इस इदराक को ज़रा उस पर गौर करना चाहिए। क्योंकि शायरी का जो वस्फ़ है वो बचपन में ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये जौहर मेरे अंदर है। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी उम्र में जाके शायरी की और बेतुकी बेवज़न शायरी अभी तक किए जा रहे हैं मुसलसल। अच्छा, वो शायरी पढ़ते नहीं हैं। हमारे एक दोस्त थे, साउथ हॉल में रहते थे, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, तो वो कहते थे कि यार मैं तो किसी दी शायरी पढ़ता ही नहीं और उन्होंने 5-7 किताबें लिखी। तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा आप जो है किसी की शायरी नहीं पढ़ते तो ये आप फ़ख्र से बता रहे हैं या मैं तो ये तो नदामत से बताने वाली बात है कि आप बगैर पढ़े आप, ये तो नदामत वाली बात है। जितने शायरी कोई नहीं पढ़ता होगा नहीं, मतलब लोगों ने ये, अच्छा बहुत सारे मुतशायर ऐसे हैं जो बड़ी अच्छी अच्छी गज़लें लिखवा लेते हैं कहीं से, किताबें भी छप जाती हैं, उनसे शेर पे गुफ्तगू करें तो वहीं सारी कलई खुल जाती है कि यार ये शेर असल में, यानी जब आपको ये वस्फ़ अल्लाह दे दे तो उसके बाद थोड़ी सी मेहनत भी करनी चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप शायरी को बिल्कुल यानी एक इन्वॉल्व होके अपना मसला समझ के उसको पढ़ें कि हमारे क्लासिक्स में क्या कहा जाता रहा, अब क्या कहा जा रहा है और आने वाले ज़माने में इसके क्या इम्कानात हैं। अब जैसे भी आपने इब्तिदा में कहा कि गज़ल है, असल में जब हम उर्दू शायरी की बात करते हैं तो उसकी बुनियाद गज़ल है, फिर आगे नज़्म की तरफ भी जा सकते हैं। अब गज़ल जो है वो अजीब व गरीब मरहलों से गुज़र रही है। यानी जो गज़ल मीर गालिब ने कही या उसके बाद इकबाल और फैज़ तक हम आ जाएँ, अब जो गज़ल कही जा रही है उसमें यानी ऐसे ऐसे मज़ामीन उस गज़ल में हैं कि मैं तो जब पढ़ता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ। छिपकली ने अपने मुंह में दाब रखा है मुझे, छिपकली ने अपने मुंह में दाब रखा है मुझे और मैं कीड़े मकोड़ों की तरह मजबूर हूँ, ये भी गज़ल का शेर है। लाश के पहलू से चोरी हो गए एक टूटी साइकिल खाली टिफ़न, ये भी गज़ल का शेर है। और करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता, ये भी गज़ल का शेर है। और ऐसे ऐसे शेर लोगों ने कहे हैं, ऐसे ऐसे, यानी गज़ल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप इसमें कोई भी मजमून आप इसमें समझ सकते हैं। मैं कि इंसान हूँ, इंसान का लहू मेरी ग़िज़ा, मैं कि इंसान हूँ, इंसान का लहू मेरी ग़िज़ा, रहमे मादर से चली है ये रिवायत मेरी। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत। मुझे तुम खून से अब खत न लिखना, मेरे बच्चों को पढ़ना आ गया। अच्छा, ये भी गज़ल का शेर है। तो गज़ल जो है इसका दामन इतना वसी है। और अच्छा, जब मैं गज़ल कहता हूँ और जब मैं गज़ल पढ़ता हूँ तो मुझे हमेशा वो गज़ल अच्छी लगती है जो मेरी कैफियतों से जुड़ी हुई हो। और आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर ना जाएगा, और न मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर ना जाएगा। जो कैफियत, जो गज़ल आपको, यानी आप दुख की कैफियत, खुशी की कैफियत, सरशारी की कैफियत और मलाल की कैफियतों में मतलब मुतासिर करे, तो मुझे वो शायरी अच्छी लगती है। अच्छा, जो मैंने इतने सारे शेर सुनाए हैं, ये भी शायरी है। इसको आप, अब पाकिस्तान में बेशुमार नौजवान हैं ऐसे ऐसे शेर कह रहे हैं, ऐसे ऐसे शेर कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल ऐसी परफेक्ट शायरी के 4 टांगें इसकी हैं, इसके ऊपर वो बेहतरीन मेज़ बना हुआ है, बेहतरीन कुर्सी बनी हुई है, लेकिन वो क्राफ्ट है सब। नहीं, लेकिन एक और चीज़ भी है ना, आप सब भी अपने अपनी बात इसमें रख सकते हैं, कर सकते हैं।
जैसे एक शायरी अवामी शायरी हो गई, अब एक शख्स है वो मजमे में खड़े होके कह रहा है कि भाई तुम लारी अड्डे पे आई थी और मैं बस से झांक रहा था और पब्लिक शोर मचा रही है कि भाई क्या बात है, वाह 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 वाह, तो वो शायरी रह जाएगी आप समझते हैं, या सिर्फ वो किताबी शायरी रहेगी? शायरी जरूरी हाँ, वो भी जरूरी है। जितनी भी शायरी हो रही है उसने किसी न किसी शक्ल में रह तो जाना है। हाँ, अच्छा। अब मैं जो शेर सुना रहा हूँ ये भी किसी के कहे हुए शेर है ना, यानी अगर मुझे भी किसी ने सुनाए थे या मैंने कहीं पढ़े थे, तो ये शायरी, लेकिन ये है कि देर पा क्या चीज़ है। अब नासिर काज़मी जो है वो 60, 70, 80 की दिहाई से लेके अभी तक नासिर काज़मी को गाया भी जा रहा है, नासिर काज़मी को पढ़ा भी जा रहा है, नासिर काज़मी को पसंद भी किया जा रहा है। तो जो शायरी कैफियत से जुड़ी हुई होगी वो ज़िंदा भी रहेगी उसको, और वो मतलब उसको बका वो यानी उसको दवाम है एक तरह से। सही। और ये जो बाकी शायरी है ये भी इसको पसंद तो करेंगे। अब देखें ना, बहुत सारे लोग हैं उन्होंने लतीफ़ों को मंजूम करके मज़ाहिया शायरी कर रहे हैं और उसको भी बेशुमार लोग पसंद करते हैं, बेशुमार वाह वाह हो रही होती है। अच्छा, वाह वाह भी जो है ना ये भी बड़े मुगालतों में डाल देती है इंसान को, बड़े मुगालतों में डाल देती है बंदे को। यानी एक शायर थे हमारे मंसूर मोजिज़, हाँ, तुम आके देख लो होता है कैसे इस्तकबाल, तुम आके देख लो होता है कैसे इस्तकबाल, सजाए बैठा हूँ अशकों के हार आंखों में। अच्छा, वो बहुत अच्छे शायर थे। वाह। अच्छा, उनको किसी ने कहा कि भाई जब आप शेर सुनाएं तो शेर को इस तरह सुनाएं कि आप हावी हो जाएं स्टेज पे, लोग समझें। अच्छा, जब वो शेर पढ़ते थे, हालांकि ये जो मैंने शेर सुनाया इसको किसी भी लहजे में पढ़ लें, अच्छा शेर है, ज़रूरी नहीं कि इसको आप बहुत ऊंची आंख में पढ़ें। तो वो जब स्टेज पे आते थे तो बहुत, यानी उनकी गले की रगें बाकायदा नज़र आती थी, जोर सजाए बैठा हूँ। अच्छा, जब वो इस तरह पढ़ते थे, बुजुर्ग आदमी थे, तो वो लोग जो सामने बैठे होते तो वो उसको बड़े, उनकी सारी शायरी को मज़ाहिया शायरी समझ के सुनते ये अच्छा, कलमी है। अच्छा, वो लोग तालियां भी बजाते थे। अच्छा, उनको वही मुगालता हो गया कि शायद मैं ये इस आहंग में अपनी शायरी पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ी दाद मिलती। वो बेचारे आखिरी उम्र तक इसी पटड़ी पे रहे थे। हालांकि अच्छी शायरी को कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको बहुत बुलंद आहंग में। अब जैसे आपसे मेरी बात हो रही थी कि मैंने एक दफ़ा मोहसिन भोपाली से पूछा कि नरंगी सियासत दौरान तो देखिए मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थी। ये शेर का कहने लगे हैदराबाद का एक हफ्ते रोज़ा अखबार था, उसमें छपा ये। और उसके बाद तो मुझे याद भी नहीं, बस मैं जहाँ गया वहाँ कहने लगे वो सुनाइए। तो ये जो अच्छा शेर खुद पहुँच जाता है, सफ़र कर ले, खुद पहुँच जाता है। अच्छा शेर जो है ना वो उसकी। अच्छा, आप समझते हैं, मतलब मैं आप लोग भी जी 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 अगर चाहें तो ये ले लें। वैसे तो आवाज़ आ रही है मेरा ख्याल है। आवाज़ आ रही है। जी जी जी। पहला जुमला जहाँ से बात शुरू हुई कि शायरी अल्लाह ताला की तरफ से वदियत करते। हाँ बिल्कुल, हम भी बचपन से यही सुनते आए, इसी को बिलीव करते हैं। आज हम देखते हैं कि ये पैटर्न पूरे का पूरा चेंज हो गया। अब शायरी वो वदियत वाली शायरी हमें नजर नहीं आती, अब क्राफ्टिंग है। और लोग बिलीव भी करते हैं। आप 4 दिन किसी के पास बैठे रमूज सीखें, अल्फाज का बर्ताव थोड़ा सा आ जाए और आपको अरूज आ जाए, वजन में मिसरा बिठाना आ जाए, अब शायर हो गए। और हम देखते हैं शायर हो जाते हैं इस तरह। हम देखते हैं मतलब मैं पूछूंगा ना इनसे, वही मैं इनसे पूछने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा अगला सवाल भी आमद और आगमन के हवाले से था। मुशायरों में, प्रोग्राम्स में, इवन अदबी कॉन्फ्रेंसेस में ऐसे लोगों को इतनी पजीराई मिलती है कि जेन्युइन शायर जिसको हम बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं कि शायरी अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है, खुदादा सलाहियत है, वो बंदा कहीं पीछे बैठा हुआ होता है। और इस तरह के लोग क्राफ्टिंग वाले जो हैं, जब हमें टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आते हैं तो आप उसको कैसे देखते हैं, उसको कैसे महसूस करते हैं? और क्या चीजें ऐड कर ली इसमें? हाँ। तो क्राफ्टिंग को बहरहाल बहुत से लोग तो बहरहाल शायरी मानते हैं, शायरी मानना एक हद तक, लेकिन एक बंदा जो खुद एक जेन्युइन शायर है, शायरी को समझता है, मतलब उसका ओढ़ना बिछोना ही शायरी है, बचपन से शायरी कर रहा है, उसको शायरी की हर ऊंच नीच, हर जो उसका राज है वो उसे पता है। उसके सामने एक बंदा बैठा है, उसको पता है कि ये नेचुरली शायर नहीं है, कुछ चीज़ें इधर उधर से ली हुई हैं, कुछ किसी से लिखवाई हुई हैं, और कुछ थोड़ा बहुत उसने
4-6 लोगों के साथ जब शोरा के साथ बैठे तो हम आएंगे, लेकिन आमद आवरत के हवाले से तो हम भी पूछ रहे थे कि एक शायरी आमद की होती है, एक आवरत की होती है, सब आपने हाथ में रखना है। आपसे भी आपने भी इस पे बात करनी है ना, तो नहीं अभी आज हम इनकी सुनेंगे। तो मतलब तो उसको हम कहाँ रखेंगे कि पजीराई उसको मिल रही है, भरपूर मिल रही है जी। अगर आप अगर आप एक ही जगह पे रखें, नहीं हम गुफ्तगू, अच्छा नहीं हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये नहीं, जब इन्होंने मुझसे कहा कि हम इस तरह से बैठ के बातचीत करेंगे, तो मैंने उनसे कहा कि इसको लेक्चर की शक्ल ना रखें, क्योंकि मैं बहुत बड़ा कम इल्म आदमी, इसको गुफ्तगू की शक्ल होनी चाहिए। जैसे इन्होंने, हम लोग इसमें अपने अपने मुशाहिदात, अपने अपने तजुर्बात एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। अगर आप, अब तो ज़ाहिर है मीडिया पे हर चीज़ मौजूद है, अगर आप फैज़ की रिकॉर्डिंग्स देखें ना, फैज़ साहब इतना बुरा पढ़ते थे, फैज़ साहब को बिल्कुल नहीं पढ़ना था। और फैज़ साहब जब तरक्की पसंद तहरीक चल रही थी तो फैज़ साहब को कभी दाद नहीं मिलती थी। अच्छा, यानी कि फैज़ साहब को दाद नहीं मिल रही। कतील शफाई के साथ मैंने मुशायरे 2-3 पढ़े। कतील साहब इतना बुरा पढ़ते थे, इतना बुरा पढ़ते थे, चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, मगर ना हम जम। अब ये इतना उम्दा शेर है, अगर इसको उम्दगी से पढ़ा जाए तो ये तो हिला के रख दे सारे मुशायरे को। लेकिन बात यह है कि शेर अगर जानदार है ना, वो ज़िंदा रहेगा। आप देखें फैज़ साहब के जो हमअसर थे, कितने हमअसर थे, मतलब सिवाय, अब तो फैज़ साहब का नाम फैशन भी बन गया, फैज़ साहब की शायरी भी ज़िंदा है, फैज़ साहब का नाम भी ज़िंदा है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि वो जो शायर नहीं हैं, अच्छा शायर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दीवान छप गए हुए हैं। इनमें आपको छोटी सी बात आपसे शेयर करूं, मैं जब वीनस टीवी पे मुशायरे करता था तो किसी ने मुझे कहा कि एक साहब हैं, वो बहुत उस्ताद शायर हैं और उनकी कुलियात छप गए हैं, तो आप उन्हें अपने मुशायरे में बुलाए। वॉल्थम स्टो में रहते थे। अब मैं उनका नाम नहीं दानिस्ता लेना चाह रहा, हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है। तो मैंने उनसे फ़ोन पे बात की, मैंने उनसे गुजारिश की अपनी किताब मुझे भेजें, तो 650-700 सफ़े का उनका मजमूआ कलाम, सारा कलाम उसमें था। तो मैंने वो, ज़ाहिर है मैं जो भी शायरी किताब मुझे मिलती है तो मैं ज़रूर पढ़ता तो हूँ। मैंने पढ़ी, मैंने 6 गज़लें उनकी, इतने सीनियर शायर हैं, तो मैंने कहा इनसे सदारत करवाएंगे मुशायरे की। तो उन्होंने वो 6 गज़लें, मैंने कहा अगर हमारे पास इतनी गुंजाइश हुई तो आप 3 गज़लें या 4 गज़लें में इशारा कर दूँगा, आपको लाइव मुशायरा होता था। तो कहने लगे ठीक है। मुशायरा होता रहा। जब सदर साहब की बारी है तो पता नहीं इनको क्या, वो कहने लगे मैं ताज़ा कलाम सुनाता हूँ। अच्छा, जो कुलियात थी उनकी वो सारी वज़न में थी, आमियाना शायरी जिस तरह होती है, काफ़िया बंदी, लेकिन ये कि औज़ान की गलतियाँ नहीं थी उसमें। अब जनाब लाइव मुशायरे में उन्होंने ताज़ा गज़ल सुनाना शुरू की कि वही जिस तरह दिल नादान तुझे क्या हो गया है, आपकी दर्द की कोई तो दवा होगी। अब बात तो वही है ना, कर तो वही है। मैंने कहा यार ये अब वो जाहिर है लाइव जा रहा, आपको ज़्यादा इस बात का अंदाजा होगा। मैंने 1-2 मुशायरे पढ़े थे उस दौर में, आपके साथ टीवी पर। जब तो आप बाकायदा 3-4 दफ़ा आप मेरे मुशायरों में आए। तो अब वो शायर, वो आदमी जिसने इतनी बड़ी कुलियात छपा रखी है, ये एक शायर के साथ नहीं कई शायरों के साथ हुआ। उनके एक मजमूए मुश्तक आए, मैंने कहा अच्छा वो आते हैं, उनको ताज़ा कलाम सुनाएंगे। ताज़ा कलाम सुनाया तो सारा, वजह क्या है? वजह ये है कि वो जो लिखा हुआ कलाम है वो किसी से इस्लाह करवा लिया, उसकी जो औज़ान की गलतियाँ वो दूर हो गई। और वो कई असातिज़ा तो ये भी करते हैं कि वो किसी, अगर ख़ातून शायरा है तो किसी पुरानी ख़ातून शायरा के, यानी कि बहर में या ज़मीन में वो गज़ल उसको नई लिख के दे दी। वही मज़ामीन, फ़र्ज़ कीजिए शबनम शकील ने की 3-4 चीज़ें मारूफ़ हैं, तो वही तरह मिसरा दे के उसमें शबनम शकील के 3-4 शेर भी डाल दिए, कहीं तो पकड़े जाएगा। अब मैं, आप हैरान होंगे कि मैं बेल्जियम गया कि एक आदमी ने अंजुम ख़याली के शेर पढ़ना शुरू कर दिए। खातून के नहीं, अंजुम ख़याली यहाँ बहुत अच्छा, वो शेर सुना रहे हैं। हर घर में एक ऐसा कोना होता है जहाँ पे छुपके सबको रोना होता है, रिज़्क़ की खातिर हम ऐसे मज़दूरों को चोरों का सामान भी ढोना होता है। और इतने मारूफ शेर हैं, आपको तो अंदाज़ा है, इतना बड़ा शायर था वो पढ़ती। मैं वो स्टेज से नीचे उतरे तो ये पढ़े उन्होंने हॉलैंड में, तो उसके बाद मुशायरा बेल्जियम में था, वो उसके मेज़बान थे। तो मैंने उनसे उनका हाथ पकड़ के मैंने कहा यार ये, तो कहने लगे नहीं मुशायरे में तो दूसरों के शेर भी चल जाते हैं ना। तो मैंने कहा भाई रवायत है, आप बता तो दो ना कि भाई ये शायर नहीं, ये मैं अंजुम ख़याली के शेर सुना रहा हूँ
और मैंने कहा दूसरा, फिर मैंने उसको तब अज़राए तफन्नुन कहा, मैंने कहा अगर चलो किसी आपने कहीं ये कैंची लगानी है तो कम से कम गैर मारूफ शेर सुनाओ। अभी अंजुम ख़याली के मशहूर शेर आप सुनाए, हो सकता है उनको ना पता, अगर फर्ज करें कोई खातून कू बकू फैल गई बात शनास आई कि ये सुनाना शुरू कर दे, तो उसको आप ये कहेंगे भाई परवीन शाकिर की बहुत सारे गैर मारूफ गज़लें भी हैं, वही चुरा लेते आप। तो वो बहुत यानी जो शायर नहीं हैं अब आजकल, तो क्योंकि एक और भी आपके सवाल के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, अब लोगों ने समझ लिया है कि शायरी आसान ज़रिया शनाख्त है कि भाई आपने बेतुकबंदी की और स्टेज पे चले गए और पता चला पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर में बहुत अच्छा मुशायरा हो रहा है, वहाँ चिप भेजी इनको और किसी ने कहा कि भाई, किसी ने कहा अच्छा वो सारे बेवज़न, तो उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने फिर क्या करें, उन्होंने सलाह लिया करें। उन्होंने कहा जी मन्नान साहब बड़े अच्छे शायर हैं, उनसे सलाह लिया करें। वो मन्नान साहब के पास पहुँच गए, मन्नान साहब ने कहा जो एजाज तवक्कुल बड़े अच्छे हैं बावलपुर में, उनसे सलाह लिया करें। अच्छा फिर वो ये अब ये भी हो रहा है, बेवज़न बेतुकी शायरी पहले उन्होंने आपको दिखाई, आपने कुछ मिसरे ठीक कर दिए, फिर इनको दिखाई, फिर इन्होंने कुछ मिसरे ठीक कर दिए, फिर जैन साहब को दिखाई, इन्होंने वो 8-9 हाथों से हो के जब एक तो उसके औज़ान की गलतियाँ निकलती, फिर उसके वो गज़ल ही नहीं बन जाती। तो अब अच्छा फिर वो पक्की उसी की हो जाती है जिसकी है। मुझे मिले एक साहब स्वीडन में, तो उन्होंने कोई 250-300 गज़लें लिखी हुई थी, तो कहीं कहीं उनके मिसरे वज़न में थे। तो मैंने कहा 2-2 गज़लें मुझे भेज दिया करें। तो उन्होंने 2-2 गज़लें भेजी, फिर मैंने उसके औज़ान की गलतियाँ निकाल के फिर मैंने उनको छोटी बहर के कुछ मिसरे दिए, तरह मिसरे कि आप इस पर लिखें। तूने कुछ भी ना कहा हो जैसे, मेरे ही दिल की सदा हो जैसे। तो औज़ान को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है अगर जिस आदमी के अंदर थोड़ी सी शायरी का स्पार्क है। लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, इसको जो आदमी वज़न वाले मिसरे बेवज़न पढ़ेगा तो इससे वो अंदाज़ा होता है कि नहीं इसके अंदर गुंजाइश ही नहीं आगे। अच्छा अचानक ये हुआ कि उन्होंने मुझे गज़लें भेजना शुरू की, ऐसी पक्की गज़लें, जैसे एक बंदा है बेसुरा गा रहा है, एकदम पक्के राग गाना शुरू कर दिया, आप कहें यार इसको क्या हो गया। तो वो उन्होंने भेजना शुरू की मुझे गज़लें, फिर वो मुझे उसकी तख्ती करके और उसका वज़न निकाल के मुझे ऊपर लिख देते थे कि ये बहर भी बता फाइलातुन फाइल, एक जूता एक थप्पड़ एक लात, फाइलातुन फाइलातुन फाइलात। यार इसको फिर मुझे कहने की, मैंने कहा भाई आज के बाद आप ये मुझे, आप तो खुद उस्ताद हो गए हैं तो अब आपको ज़रूरत नहीं है इस्लाह की। तो अभी भी लास्ट टाइम ये पेंडेमिक से पहले मुशायरे में अभी बेवज़न मिसरे पढ़ते हैं वो, तो जिनको जैन साहब नहीं है वो साहिब किताब भी बन जाएंगे। अब देखिए ना जो बांझ औरतें हैं, जितने मर्जी आप बच्चे गोद ले लें, वो माँ तो नहीं है ना, वो वही साहब। अच्छा एक और जो मसला हो रहा है वो ये हो रहा है कि जैन भाई से बात तो हुई, लेकिन साडी भी वारी हालन दे खोते ही घुमाई जाते हो, वहीं पे बातें हो रही। अच्छा मैं छोटी सी इसमें ये गुजारिश करना चाहता था, जिस तरह अभी आप लोगों ने बात की, हमारा इतना ज़्यादा बड़ा मसला ये तो है ही नहीं कि कौन शायर है और कौन नहीं है। वो इसलिए कि ये आज से नहीं है, ये कई सालों से यही काम चलता आ रहा है, जब से हमने आँख खोली हमें भी देखने को। मसला ये है कि जदीद शायरी के नाम पर कुछ शायरी हो रही है, जिस तरह अभी इन्होंने कुछ हवाले दिए शेरों के कि यार ये भी शेर हैं, ये भी गज़ल के शेर हैं, और ये शेर जो हैं ये भी गज़ल के शेर हैं। और ये भी मामला, अब हर शायर की अपनी तबीयत होती है, हर शायर का अपना मिजाज होता है। अब जदीद शायरी, अब देखें आप आज के दौर में जितने भी नए लिखने वाले भी हैं या पुराने लिखने वाले हैं, आप ज़फ़र इकबाल साहब को उठा के देख लें, जिस तरह के शेर इन्होंने 2-3 बीच में कोट किए, उनके दीवान में से बेशुमार निकल आएंगे। जबकि मैं ये समझता हूँ कि अगर उनकी वो शायरी निकाल दी जाए तो बाकी तो खैर उनको सलूट करने वाला, मैं तो उनका मोतरफ़ हूँ। अब मसला ये आ जाता है कि हम जो शेर कह रहे हैं, क्या उन शेरों की ज़रूरत है कहने की? कि थारसिस की बात जो अभी आप कर रहे थे कि क्या ज़रिया इज़हार यही है? ज़रिया इज़हार मुसव्वरी भी हो सकती है, मौसीकी भी हो सकती है, शायरी भी हो सकती है। अब उन चीज़ों में परफॉर्मेंस आपको लाइव करनी पड़ती है। अगर आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है तो आप किसी की आवाज़ माइक पे नहीं लगा सकते। बड़ी अच्छी बात, ठीक है, बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी बात। शायरी में सिर्फ यही है कि एक पर्दा है कि किसी को कुछ नहीं पता कि ये अल्फाज और इनके पीछे छुपे ख़यालात जो हैं ये इसी बंदे के हैं या ये इजहारिया किसी और का है। तो इस वजह से ये मामला तो होते हैं। तो तकरीर और तहरीर में ये फ़र्क आ जाता है। हाँ जी, बस यही आ जाता है। अच्छा बात रह कि अंदाज़े बयां की, कि मैं ये समझता हूँ कि अंदाज़े बयां अच्छा होना बहुत ज़रूरी है।
शायरी जहाँ अच्छी ज़रूरी है ना, वहाँ अंदाज़े बयां होना भी अच्छा। और वो सोने पे सुहागा ही समझ लें। अमजद साहब के साथ आपने भी बेशुमार मुशायरे, मैंने भी हज़ारों मुशायरे पढ़े हैं उनके साथ। अमजद साहब नज़म पढ़ते हैं ना, मैं उनके सामने, मैं निज़ामत करता था, मैं उनकी नज़म उनसे बेहतर उनके सामने पढ़ता था। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कोई शायर जो है उसका अंदाज़े बयां अच्छा नहीं है तो उसकी शायरी जो है वो, इन्होंने बहुत अच्छी मोहसिन भोपाली साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनकी मिसाल दी कि एक उसमें अखबार में उनके 2 शेर छपते हैं और हर मुशायरे में, इसका मतलब यह है कि अगर आपकी शायरी में जान है ना तो सामईन तक, क़ारीन तक आपका पैगाम भी पहुंच जाएगा और वो लोग आपको पसंद भी करेंगे और जिस चीज़ के रिवार्ड के आप मुस्तहिक हैं वो भी आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सही। अब आते हैं जो मेरा यहाँ एक, या जैन भाई ने थोड़ी देर पहले बात की, तो मुझे ये समझ से बाहर है बात यहाँ बरतानिया के शायरों की, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं सीधी सी बात, यहाँ नया नया हूँ, साल 2 साल कौन सा सफ़र होता है, तो यहाँ के जो मामलात है ना वो थोड़े से मुझे बड़े अजीब लगे कि यहाँ पे भी कई ऐसे उस्ताद शोरा को मैंने देखा है कि जिनके साथ गुफ्तगू करते हुए अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा तो एक मिसरा भी नहीं कह सकता। बिल्कुल सही। और जो वो किताब, हाँ जी, और यहाँ मैंने ऐसे भी, हम क्या किसी का नाम लें और लेना भी नहीं चाहिए, कि वो बंदा जिसका मुझे पता चला जी ये फ़लाँ जगह गया, इसने मुशायरे के पैसे लिए जर्मनी गया फ़लाँ जगह, और वही बंदा मुझसे मिल के हफ्ते बाद मुझे गज़ल सेंड करके कहता है मनान साहब वेख्यो है गज़ल, और मैं वो गज़ल वेखी, मैं देख के हैरान हो गया कि यार ये भी इसी का कलाम, और मुशायरे में जो सुनाया था वो भी इसी का कलाम। लेकिन ये एक नेगेटिव कुछ होते हैं लोग अदब। मैं ये समझता हूँ कि शायरी में, अदब में अच्छा लिखने वाले, जेन्युइन लिखने वाले वो लोग भी मौजूद हैं। क़य्यूम शाद का एक शेर है कि अदब के नाम पर महफिल में चर्बी बेचने वालों, अदब के नाम पर महफिल में चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग जिंदा हैं जो घी पहचान लेते हैं, जो घी पहचान लेते हैं। और जिस तरह फैज़ान आरिफ भाई हैं हमारे यहाँ, और भी बहुत अच्छे अच्छे लिखारी लिखने वाले हैं, इन लोगों के ज़ेरे साया जो लोग लिखते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, या देखें अब फैज़ान आरिफ साहब सामने बैठे हों तो मैं भी सोच के ही पढ़ूँगा कि यार ये बंदा शेर भी समझने वाले हैं, ठीक है ना, इनको रूज़ का भी पता है, इन्हें बहर का भी पता है, सारी चीज़ों का, इन्हें ख़याल का भी पता है। तो जब मैं पढ़ूँगा ना तो उसके बाद जब मैं अपनी शायरी पे या किसी की शायरी पे गुफ्तगू करूँगा, सबसे बड़ा नतारा वहीं हो जाता है। मैंने एक दफ़ा टीवी पे मेरे नज़र से, मुझे ताबई साहब ने एक किताब दी, वो रेहाना कमर की, मैं शायरी पढ़ के बड़ा दंग हुआ। चंद दिन बाद उनके नसीब बुरे कि डॉक्टर हसन रिजवी ने उनका एक इंटरव्यू किया, वो मैंने सुन लिया। तो सवाल ये था कि जी आप शायरी क्यों करती हैं, तो उन्होंने आगे से जवाब पता क्या दिया, वहीं से मुझे अंदाज़ा हो गया शायरा बिल्कुल जेन्युइन है। कहती हैं बस वो शायरी जिस तरह बस आती है तो मैं करती हूँ। मैंने कहा जो बंदा अपने जवाब को एक शायराना अंदाज भी नहीं दे सकता, वो शेर क्या, क्राफ्टिंग उसके पास कहाँ से आ गई। अच्छा, आप लोग अभी बात कर रहे थे कि क्राफ्टिंग, मेरे हिसाब से जो मुझे अंदाज़ा है, जो मेरा तजर्बा है, क्राफ्टिंग सीखने से नहीं आती, क्राफ्टिंग शेर कहने से आती है, वो आपकी रियाजत के साथ। क्राफ्टिंग 2 नंबर बंदे के पास तो होती नहीं है। कोई भी क्राफ्टिंग से भी नहीं उठाता ना कि क्राफ्टिंग में जाएगा, जब उसको बना बनाया माल मैंने जो लफ्ज़ क्राफ्टिंग यूज किया था जी वो और मैंनों में किया था। मैंने किया था एक सिंपल सा है कि आपने रदीफ काफिया मैच कर लिया, ठीक है, बहर बराबर हो गई, तो काफिया पैमाई करना, मतलब सिंगल वर्ड काफिया पैमाई आमतौर पर हम यूज करते हैं। जी जी। मैंने वो सवाल इसलिए किया था, उसके 2 पहलू थे जी। एक तो ये कि उसकी अहमियत क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, और दूसरा ये कि जैसे हम अभी बात कर रहे हैं फैज़ान आरिफ भाई हैं, जी जी, ठीक है, अब ये बैठे हुए हों और इनके सामने एक बंदा शेर पढ़ रहा है जो खुद लिखना नहीं जानता, जी जी, ठीक है, उसे पता ही नहीं है शेर है क्या, किसी दूसरे ने उसे लिख दिया या उसने कहीं से कुछ 4 चीजें पिक कर ली, वो पढ़ रहा है और इनको पता है कि ये इसका नहीं है, सही, लेकिन ये इसके बावजूद उसको दाद दे रहे हैं और बड़ी खुल के दाद दे रहे हैं, और इनको देखते हुए पूरा हाल दाद दे रहा है।
ऐसा ही है, ऐसे ही। ठीक है, तो ये जो फैजान आरिफ मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है इनका नाम, इन पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है, इखलाकी ठीक। या अब थोड़ा सा हम वापस आते हैं क्योंकि अच्छा यहाँ मैं वाइंड अप ये अपनी बात, ये जो अभी बात कर रहे थे ना, ये 1 हफ्ता पहले मैनचेस्टर में मुशायरा था, ये वही वाक़या हुआ। अदीम हाशमी साहब की गज़ल एक जवान आया, उसने आते ही स्टेज पे पढ़नी शुरू कर दी, साबर रज़ा से भाई का मुशायरा था, तो डॉक्टर साकम नदीम साहब शुरू हो गए, अरे भाई ये किसकी गज़ल है? तो मैंने आगे से इतनी दाद दी, मुझे भी आज तक इतनी दाद नहीं मिली होगी। तो मैंने उसे ये कहा भाई, हम उस गजल को दाद देते हैं, शायर को मैंने उसे कहा, मैंने कहा अदीम हाशमी आपके रिश्तेदार हैं? कहता है जी वो कौन है? मैंने कहा जिनकी गज़ल आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। साकम नदीम साहब ने भी 2-4 बातें की। खैर वो क्योंकि एक नया लिखने को शायर तो नहीं था, नया को लड़का था, हमारे सामने वो शायर भी जो हमें कहते हैं कि हम शायर हैं, जिनकी किताब सबसे बड़ा ज़मानत होती है, वो भी हमारे यहाँ आपके बरतानिया में भी बहुत सारे ऐसे ये असल लोग, मैंने जो बात शुरू जी, की जी। जो इस बात करते किताबों की बात हम कर रहे थे ना, जी। कि कुछ लोग हैं मतलब जॉन इलिया को मैं अपना सब कुछ समझता हूँ, मैंने बहुत फॉलो किया, देखा 60 बरस की उम्र में पहली किताब आई, मरने के बाद बाकी किताबें आई। तो वो क्या वो शायर नहीं था जो किताब नहीं ला रहा था? और उसके बरक्स हम देखते हैं कुछ लोग हैं 30-30 किताबें आ गई हैं, आप एक शेर नहीं निकाल सकते उसमें से। देखिए पता है क्या है, मैंने जैसे कहा शायरी जो है ना आसान ज़रिया शनाख्त समझी जाने लगी है। अब लोग समझते हैं, जब मैं जंग अखबार में था तो अदबी सफ़ा भी मैं करता था और एडिटोरियल पेज पे भी की कुछ ज़िम्मेदारी में मुझ पे थी। तो उस ज़माने में यहाँ शायरी बहुत होती थी, पाकिस्तान से ऐसे ऐसे शायर आते थे, जत्थे के जत्थे आते थे यहाँ। यानी उसमें उबैदुल्ला अलीम से लेकर और फ़ख्र ज़मान तक और हसन रिजवी से लेकर अताउल कासमी और शबनम रूमानी, आप किसी का नाम लेते सब अच्छा वो आते थे। जब वो जाते थे वापस तो 4-5 शायर नए पैदा हो जाते थे। अच्छा, उनको बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में, ब्रैडफोर्ड में मेज़बान चाहिए होते थे। वो जिसके पास रुके उसको शायर बना दिया, शायरात बना दिया। तो उस ज़माने में एक ख़ातून थी जिनका नाम था फौजिया कासमी। अच्छा। और एक और उनके हस्बैंड थे अलमदार कासमी। उन्होंने शायरी भेजी जिस तरह लोग अखबारों में भेजते हैं, तो हमने उठा के एक तरफ रख दी, न सिर न पैर। खैर 5-7 महीने गुजरे तो उनकी 2 किताबें छप गई। मुझे मैनचेस्टर में 2-3 दोस्त, बर्मिंघम में 2-3 दोस्त किताबें छप गई, उन्होंने तो मिसरा नहीं कहना। मैं कहा यार ये हर दौर में होता है, हमारा मसला शायरी है। एक बंदा शायर भी नहीं है, उसने किताबें छपवा ली, ये धूल जो है ना आसमान पे भी पहुंच जाए ना, धूल ही रहेगी, धूल ही रहती है। अच्छा, वो 1.5 साल के बाद वो जो जिस मकसद के लिए उन्होंने किताबें छपाई थी, अमीर लोग थे, उन्होंने किताबें छपाई, अपनी फैमिली में बल्ले बल्ले होगी, लो जी इनकी तो किताबें आ गई। अच्छा, वो ऐसी खातून ना वो गुफ्तगू कर सकें ना वो शेर पढ़ सकें, लेकिन वो बर्मिंघम में 1-2 साल हलचल मची रही उनकी 2 किताबों की वजह से। तो मैं कहता हूँ ठीक है भाई, अब जैसे यहाँ लंदन में भी कुछ किताबें छपी हैं जिन पे आपको प्रोग्राम भी करने हैं, तो मैं कहता हूँ भाई ठीक है भाई। मैं कहा ठीक है भाई, हम जब गुफ्तगू करते हैं ना शायरी की, तो हम जेन्युइन शायरी की बात कर रहे हो। ऐसे ही हम यानी जो शायर नहीं है किससे लिखवा रहे हैं, वो तो एक मसला ही बिल्कुल वैसे ये वो तो एक अजीब सा टॉपिक है। जो असल शायर है वो पीछे रह गया, बाकी चीज़ें और आई मैं चूँकि 1993 से यहाँ हूँ, और जितने अदीब शायर यहाँ पैदा हुए हैं, जितने बने हैं, जितने पहले से मौजूद थे, मुझे थोड़ा सा इनसे रब्ता मेरा ज़्यादा रहा है और अभी भी है। तो मैंने इकबाल नवीद को भी कहा, मैं इकबाल नवीद भी पहले बड़े परेशान हो जाते थे कि यार उन्होंने किताबें आ गई, मैं क्या की फ़र्क पैदा हुई, अगर किसी किताब छप गई है तो क्या कौन सा उसने कोई आपकी जेब से पैसे लेके किताब छपाई है, बस उसका रांझा राजी हो रहा है होने दे। ठीक है। जो लोग शेर लिख रहे हैं वो अपने, और शेर जो है ना ये तो ऐसी चीज़ है, ये तो मैं यकीन करें कई दफ़ा मैं कोई अच्छा शेर पढ़ लूँ तो मेरे ऊपर कई दिन उसकी कैफियत ऐसी तारी रहती है। बिल्कुल। साकी साहब ने मुझे कहा कि यार वो अजीज़ हामिद मदनी को ज़रूर पढ़ो। अच्छा। मैंने उनका कुलियात शुएब बिन अजीज़ साहब से कहा, उन्होंने मुझे कुलियात भेजी। उसमें वो जैसे होती है ना कि बहुत सारा भूसा, उसमें से मुर्गी जो है पंजे मार मार के 2-3 दाने निकल आते हैं। तो मैंने वो पूरी किताब पढ़ी, उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी निकल आईं और मैं पढ़ी तो वो शेर यानी बंदा हैरान है, यानी ऐसे शेर के बंदा कहता है कि यार ज़िंदगी में ऐसा एक शेर कह दो तो बड़ी गनीमत है। क्या ऐसे शेर उन्होंने, मतलब ये कि उनकी नज़में तो खैर बहुत तवील हैं। कह सकते तो अहवाले जहाँ तुमसे ही कहते,
वाह कह सकते तो अहवाले जहाँ तुमसे ही कहते, तुमसे तो किसी बात का पर्दा भी नहीं था। वाह 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 वाह। शेर देखे, बहुत मैंने अच्छे। कहा यार देखो इतनी बहुत कुलियात में से कि अब वो किसी ने मुझे उनका कराची के एक शायर है उनका शेर सुनाया तो मैं हैरान रह गया। पता चला वो सहार अंसारी का शेर कि अजीब होते हैं आदाब रुखसते हाय में हाय कि वो भी उठ के चला जिसका घर ना था घर कोई। ना था कोई। वाह वाह वाह। और ऐसे शेर मैं कहता हूँ अगर 2-4 शेर आदमी ऐसे ज़िंदगी में कह दो तो समझें कि उसने अपनी अभी बेहतरीन थोड़ी देर पहले आपने हाँ एक हाँ शेर कहने तो काफी है। गुलाम मोहम्मद कासर साहब का आपने जिक्र किया, आपने उनका शेर भी सुनाया, करूंगा क्या जब आप हाँ, हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम ही नहीं आता। अब वो उनकी शायरी पढ़े, उनका शेर तो ज़्यादा यही मशहूर हुआ, लेकिन उनके शेर इससे भी बड़े उनकी शायरी के अंदर मौजूद हैं। इसी गजल में कितने अच्छे अशआर तुम थे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या मशहूर शेर जो है वो क्या अच्छा शेर भी होता है? कई शायरों के आप मशहूर शेर देखेंगे, वो शेर मशहूर होगा लेकिन उनके किताब के अंदर उससे भी बड़े शेर उनके इसी होंगे। को और ऐड कर लेकिन देंगे कि शेर- मशहूर शायर और अच्छे शायर में फर्क क्या ये होता बड़ा है? हाँ, ये ये बड़ी बड़ी सब मन्नान सवाल साहब ने बड़ा अच्छा वैसे नुक्ता उठाया है ये। देखें पहले तो ना शेर को एंजॉय करना चाहिए। हाय शेर आपने सुना, उसके बाद गौर करना चाहिए कि इस शेर के अंदर कहाँ कहीं सुकम है या कहाँ कहीं ख़राबी है। फ़र्ज़ करें एक खूबसूरत खातून या मुस्कुरा रही होगी ना, उसकी मुस्कुराहट से बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होंगे। अगर एक डेंटिस्ट बैठा होगा उसने देखना कौन सी दाढ़ में कीड़ा लगा हुआ। ये एक फितरी एक इंसान की सही बात, बिल्कुल ऐसे अच्छा ही। बहुत सारे शेर हैं जिसमें अब फराज के ऐसे अच्छे शेर हैं उन पर गौर करें तो वो शेर ही नहीं है। ऐसे ही है, आपके हम बिल्कुल ऐसे पिछड़े ही। तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, एक अलग मिसरा है, पूरा मिसरा है, इसके बाद अगले मिसरे की जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, इसका पहले मिसरे ताल्लुक बताइए आप मुझे क्या है? 2 लाख कोई ताल्लुक ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही लेकिन है। इतना मशहूर शेर है, 2 लाख इतना मशहूर बिल्कुल शेर ऐसे है ही ये। है। फूलों की वजह से भी, सूखे हुए फूल की वजह से नहीं भी। देखें बिल्कुल वो मिसरा आपकी अपनी बात जगह है, वो मिसरा अपनी जगह है। शेर की तारीफ तो यही है ना कि आधी बात उसमें होनी चाहिए, अगर मुकम्मल बात पूरा मिसरा कह गया तो वो तो फिर लेकिन बिल्कुल। इसमें दो मौजू है ना। हाँ जी, उन्होंने 2 मौजूद। एक मिसरे में अलग दूसरे में सुन। अब वो कतील साहब की बड़ी लगती थी इनसे, मुनीर न्याजी से बड़ी लगती थी। तो जब आप पोस्टमार्टम करने पे आ जाएं फिर तो अच्छे से अच्छे शेर हाँ, का कर लेते बिल्कुल, हैं। वो तो तो होता है। कहीं बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, कहते की शायर है वो, रातों का पिछला पहर है। भाई रातों का पिछला पहर कौन? रात का पिछला पैर होता है, रातों के पिछले पैर होते हैं। तो हाँ। आप देखें तो टेक्निकली तो ठीक है, बिल्कुल जमा का अगर शुतर गुरु लेकिन अगर आप शेर की तासीर से लुत्फअंदोज़ होना, हाय कोई ख्याल बात की- है ना कि डेंटिस्ट देखेगा तो देखेगा अच्छा भी हम मुस्कुराहट एंजॉय करेंगे, वो देखेगा ये है ऐसे इस तरह से। लेकिन ये है कि हर बंदे का अंदाज़े बयां मुख्तलिफ होना एक और बात है, लेकिन चीज़ के अंदर सुकम होना, कई शेर वो भी हैं जो बड़े अच्छे शेर होते हैं, उनके अंदर सुकम निकाल देना हाँ तो वो शेर भी बेड़ा गर्क हो जाता है। अब वहाँ फराज साहब की लास्ट जो किताब गज़ल बहाना करूँ, हाँ उसके अंदर मुझे शेर नहीं याद आ रहा, उन्होंने कहीं ना एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो मुज़क्कर था, उन्होंने मुअन्नस इस्तेमाल किया और नीचे पता है क्या लिखते हैं हुज़ूर कि मेरे नज़दीक ये जायज़ है। तो उसके बाद मुशायरे में एक में मुलाकात हुई तो मैंने फराज साहब से यही मैंने कहा जी कल को मैं भी अपने मजमू में कुछ ऐसा करके नीचे लिखूँ मेरे नजर जायज़ है, तो ये तो कोई बात नहीं बनती। हाँ बिल्कुल सही। चलें इस गुफ्तगू को समेटते हैं। जी, जी, जी। और आखिरी एक बात, एक खुशगवार बात आपको सुनाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना खालिस अदब की और टेक्निकल बातों से और वो ज़रा, और ख़ास तौर पे जिनकी कई किताबें छप चुकी हों तो वो उनको बड़ा नागवार गुजरता है कि शेर पे गुफ्तगू भी हो सकती है। जोश मली आबादी नवाब थे, आपको पता है। तो एक साहब उनके पास तशरीफ़ लाए और लिबादा भी उनका जैसे शायरों का होता था कि शेरवानी पहनी हुई है और टोपी वोपी लगा के, तो बताने लगे कि आपके जो बुज़ुर्ग हैं उनके हमारे ख़ानदान से बड़े पुराने ताल्लुकात थे, तो मैं भी शेर कहता हूँ। तो जोश साहब खुद कितने कादिरुल कलाम शायर थे, तो उन्होंने कहा कि सुनाइए। उन्होंने जनाब वो ब्याज निकाली, उसमें से कोई बेवज़न बेतुकी गज़लें नज़में सुनाना शुरू कर दी। अच्छा वो जो है पहले तो सुनते रहे, अब इंसान का भी एक बर्दाश्त का भी एक टॉलरेंस लेवल जिसे हम कहते हैं अंग्रेज़ी में वो होता है, तो उन्होंने नौकरों को बुलवाया कि इनको उठा के बाहर फेंक दो।
अच्छा अभी वो सुना ही रहे थे तो दो ने हाथ से पकड़ा और दो ने लातों से पकड़ा, जैसे किसी शिकार को भूनने से पहले उस पर चढ़ाते हैं ना, तो इससे उठा के फेंकने लगे। जब वो दहलीज पार कर रहे थे तो उनके मिसरे उनके मुंह में थे और आखिरी जुमला उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बोला, कहने के जोश साहब शायरी में मुकाबला करें, बदमाशी में नहीं। बहुत आला, बहुत अब हम अपने साहिब सदर की तरफ और ये बहुत अच्छा इंशाल्लाह हर महीने कुछ ना कुछ रखेंगे। अच्छा इसमें एक मैं बात कहूँगा, पिछले दिनों भी गुलनाज कौसर साहबा से मेरी मुलाकात हुई, डॉक्टर सादुल नदीम से। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुझे 2 साल 2.5-3 साल हो गए हैं ये आप लोगों के साथ, मुझे आज तक कोई ऐसी दावत नहीं आई कि वहाँ तनकीदी जाए, क्योंकि पाकिस्तान में तो होते थे, हम लोग अपनी गज़ल देते थे, हमारी गज़ल पे अच्छी खासी धुलाई होती थी। और धुलाई का मतलब ये होता है कि हमें नए जाविये, नए एंगल, नए आंख से वास्ता पड़ता है कि आपके सामने मैं गज़ल रखता हूँ तो आप उस पर तनकीद का मतलब किसी की बेइज्जती तो होता नहीं। तो कहते यार यहाँ तो कोई रस्म और रिवाज इंसान नहीं। मैंने कहा फिर तख्लीक कैसे होती है? कहते हैं मैंने कहा तख्लीक, अब ये जो आपने सिलसिला शुरू किया ये बड़ा अच्छा है। इससे ये आज तो हम वैसे ही चलो ये लेकिन इससे बड़े मौज़ूआत हैं, तहरीक मिलती है इंसान को। शायर भाड़ में जाए, हमें उससे अगर हम हैं कि नहीं हमें नहीं पता, हम कहाँ खड़े हैं हमें तो अपना फैसला नहीं कर पाए। यही कोशिश की कि आज हम थोड़ा जमा हों, बातचीत करें, फैजान भाई से वक्त दिया, कोशिश करेंगे कि फैजान साहब के साथ हम अगली महफिल जो है हम हमारे सब ऑफिस रेनर्स लेन में, वहाँ बड़ा अच्छी जगह है, वहाँ भी करते हैं। या हम इस्लाम चैनल पे भी हमने उनसे बात की कि अगर हमें 8-10 लोगों के बैठने की जगह आप फराहम कर दें, महीने में एक बार तो कम से कम बैठ सकते हैं और बात करें। और ये हमने इसी तरह गुफ्तगू करनी है और कुछ नहीं है। तो वो सब आज की इस महफिल के बारे में आप क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सुहेल भाई बहुत शुक्रिया आपका, माशाअल्लाह हमेशा की तरह आपने बड़ी खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया। कुछ अरसे पहले सुहेल भाई ने फैज़ान आरिफ साहब को अपने शो में बुलाया था इस्लाम चैनल पे, तो मेरी इनसे मुलाकात हुई। तो मैंने इनको बताया कि मैं जब मेरी शादी हुई तो मैं यहाँ, मेरा जो ससुराल है वो ईलिंग रोड के ऊपर है, तो मैं वहाँ आता था, रहता तो पाकिस्तान में था लेकिन आता था यहाँ कुछ अरसा गुजारता था। तो मैंने एक दफ़ा टीवी पे देखा कि जी एक साहब हैं प्रोग्राम करते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा। और फिर मैंने इनको देखा कि ये वॉक करते हुए ये एल्पर्टन स्टेशन है वहाँ मैंने देखा 2-4 दफ़ा। मैंने कहा यार ये बंदा यहाँ नज़र आते हैं, तो लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि भाई सलाम दुआ करें, गुफ्तगू करें। शायद ये मेरी आप समझ लें कि ये नहीं तकब्बुर की वजह से तो नहीं, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। तो मैं इनसे अक्सर कहता था कि यार वो फैज़ान आरिफ साहब एक होते थे यार, वो उनसे मुलाकात करवाओ। तो इन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा यार ज़रूर मुलाकात करवाऊँगा मैं। तो ये फिर इन्होंने बुलाया दावत चैनल पे, तो माशाल्लाह मुलाकात हुई। तो मैं पहली मुलाकात में मिल के मुझे बड़ी खुशी हुई, जैसे आप सब हज़रात से माशाल्लाह एक मोहब्बत का ताल्लुक़ है, तो इनसे भी हुई। तो मैंने सुहेल भाई को कहा, मैंने कहा यार सुहेल भाई इनको आप बुलाएं, एक महफिल रखते हैं छोटी सी। उस वक्त तो था कि बड़ी रखेंगे, अपने उधर रखेंगे, दोस्त अहबाब को बुलाएंगे और इनके एजाज़ में एक प्रोग्राम करेंगे। तो वो इत्तफ़ाक़न ऐसा हुआ कि कोई मसरूफियात ऐसी हो गई, ट्रैवलिंग हो गई, हम सब ये भी वो भी हम सारे हम सब इधर उधर हो गए। तो इन्होंने फिर मुझे जब कहा ना कि इस तरह से है, तो मुझे यकीन जाने बड़ी मसरत हुई और मैं बड़ा खुश हुआ। अच्छा, हमारा ये आइडिया शुरू से है कि जी दुनिया से मुख्तलिफ़ ममालिक से जो स्कॉलर्स हैं, यानी शुअरा नहीं, मुख्तलिफ़ जो अपनी फ़ील्ड के माहिर लोग हैं उनको बुलाया जाए और इस तरह से एक महफ़िल रखी जाए। और जैसे भी आप हज़रात सवाल जवाब कर रहे हैं माशाल्लाह जवाब दे रहे हैं, तो वो बहुत सारी बातें जो है मैं समझता हूँ कि ऐसी महफ़िलें नहीं होती। तो एक तो जी सुहेल भाई बहुत शुक्रिया आपका, और आपने माशाल्लाह अपने घर में तमाम किया, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए जी, बहुत शुक्रिया। और एक मिल बैठने का एक और मौका इनायत कर दिया। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये थी कि देखें हम मुसलमान हैं ना, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है इस पे। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने कैसे उसको बयान किया है, अपने कलाम को अल्लाह ने बयान किया है ना। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे अर्रहमान, अब इसके आप औज़ान देखें, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान
अब ये देखें कैसा अल्लाह बयान कर रहा है। और फिर आगे अल्लाह का निज़ाम आप देखें कि जिस शख्सियत ने इस कुरान को मसहफ़ की सूरत में जमा किया तो कामिलुल हयाई वल ईमान जामिउल कुरान उस्मान बिन अफ़्फ़ान, यानी अगर आप इससे मिलवाएं तो कैसे अल्लाह ताला ने, यानी ये इसको कहते हैं कुदरती, यानी कुदरत ने एक इंतज़ाम किया। तो हम मुसलमान हैं, हम जब कुरान पढ़ते हैं, देखें ना एक बच्चा कुरान पढ़ा तो उसको तो नहीं पता कि ये औज़ान क्या है, वज़न क्या है, लेकिन जब आदमी उर्दू पढ़ता है, ख़ास तौर पे जब आप हज़रात के साथ बैठना शुरू किया तो अंदाज़ा हुआ कि यार कुरान में अल्लाह ताला ने कितना जामे तौर पे बयान किया। और अगर मैं ये अर्ज़ करूँ कि एक दो मिनट में एक बात, कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपका नाम रखा मोहम्मद, तो अरब हिस्ट्री के अंदर जो है वो सिर्फ आता है कि एक शख्स या दो अफराद थे जो पूरी अरब हिस्ट्री में जिनके ये नाम रखे गए, लेकिन वो गैर मारूफ थे। यानी बाज़ जो उलमा हैं वो कहते हैं कि ये मोहम्मद नाम इससे पहले कभी रखा ही नहीं गया। तो किसी ने पूछा कि भाई ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से जो दादा थे कि भाई आपके जहन में ये नाम आया कहाँ से, भाई कैसा देखे ना। और ख़ास तौर पे जो हज़रत अबू तालिब हैं, उन्होंने जब सवाल ये पूछा गया, वो तो बेटे थे ना उनके, हज़रत अब्दुल्ला तो भाई थे हज़रत अबू तालिब के, और अब्दुल मुत्तलिब तो वालिद हैं इनके। तो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, तो वो कहा कि अब्बा जी के जवाब देने से पहले मैं बताता हूँ, कहा कि वशक्क लहू मिन इस्मिही लियुजल्लहू, कि अल्लाह ताला ने इस बच्चे की अज़मत की वजह से अपने नाम से, वशक्क लहू मिन इस्मी, अपने नाम से एक टुकड़ा निकाला, और वज़ुल अर्शी महमूदुन हादा मोहम्मद, कि ज़ुल अर्श जो है वो महमूद है और ये मोहम्मद है। तो अब ये देखें कि कितनी छोटी सी बात है ना। अब हम इख्तलाफ करते हैं कि वो मुसलमान थे नहीं थे, मैं कहता हूँ यार इस इख्तलाफ को छोड़ो, लेकिन बंदे ने कितनी बड़ी बात कर दी। अच्छा, अब वो आप इस पे देखें कि और माना क्या, अल्लज़ी यमहदु मर्रतिन बादा मर्रा, कि वो शख्सियत जिसकी तारीफ़ बार बार की जाए। और मोहम्मद को किसी भी एंगल में लिखेंगे इसके माना ही तारीफ़ के बनते हैं, किसी भी एंगल में आप लिख दें। तो अब देखें कितना बड़ा कलाम है यार, छोटा सा एक नाम है, मीम हा और मीम दाल, लेकिन इसके अंदर आप इस नाम के अंदर अगर आप, तो अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को तो देखें इतनी बड़ी, कोई और कौम इस पर दावा नहीं कर सकती है। देखें ना, अगर कोई हमारे सिख भाई भी शेर व शायरी करते हैं, हिंदू भी करते हैं ना, लेकिन उनके पास अपने इस दावे के लिए कोई किताब या दलील नहीं पेश कर सकते कि भाई हमारे पास ये है। तो हमारे पास तो भाई कलाम मजीद है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो कलाम है। वो एक सहाबी थे जिनका नाम मेरे जहन से निकल गया। एक दिन उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजीब शेर सुनाया, मा बालु रीकू का लैसा मिलहन तामुहु व यज़ीदुनी अदशन इज़ा माज़क्तुहु, कि ए शख्स, मा बालु रीकू का लैसा मिलहन तामुहु, कि मुझे इस बात का फ़िक्र नहीं है कि जो आपका जो लुआब धान है उसका जायका कैसा है, यानी कोई बहुत ज़्यादा ना चाशनी वाला, मिलहन लैसा मिलहन तामुहु व यज़ीदुनी अदशन इज़ा माज़क्तुहु, लेकिन जब से मैंने इसको चखा है मेरी प्यास बढ़ गई है। अब देखें ना, ये यानी वो कैसे फिलबदी अशार कहते थे और अपनी बात को बयान कर देते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप हज़रात तो साहिब कलाम हैं, साहिब बयान हैं, और माशाल्लाह तो बहुत शुक्रिया आपका, और आपका बहुत शुक्रिया सर, आप आए यहाँ पे, और हम इंशाल्लाह बड़ी महफिल करेंगे और उसमें आपसे कलाम भी सुनेंगे और गुफ्तगू भी सुनेंगे इंशाल्लाह। आगाज़ सफ़र है ये, तो आगाज़ सफ़र, और ये हमारा सफ़र जारी सारी है। और ये सुहेल ज़रार खलीज साहब की हमारे उस्ताद मोहतरम नहीं है, हकीम दानिश साहब, नहीं इंशाल्लाह इस महफिल में जो बाकी शायर हैं उनको हम शामिल करेंगे। और ये है कि जब आप गुफ्तगू करते हैं ना, तहरीक मिलती है। मैं मुझे तो यानी शेर पे गुफ्तगू करके वाकई तहरीक मिलती है, और बहुत सारे अच्छे मिसरे आप लोगों से अच्छे शेर सुनते हैं, तबादला ख्याल करते हैं, तो इससे, और मेरा ख्याल है ये सारा सेहरा क्रेडिट आपको जाता है कि आपके ज़हन में ये ख्याल आया। अच्छा देखिए, ये जो दूल्हे का लफ्ज़ है ना, ये तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने नहीं किया। ऐसा लफ्ज़ है कि यानी आप मुकालते में भी किसी को कह दें ना तो उसकी आंखों की चमक ऐसी होती है।
अच्छा इत्तेफाक से अब अभी हम सुहेल भाई के घर में भी मौजूद हैं, अल्लाह करे भाभी ना सुन रही हो। एक साहब ने बड़े ध्यान से किसी तकरीब